नमस्कार, मैं आपके साथ सुमित अवस्थी हूँ। चक्रव्यूह स्पेशल में आप सबका स्वागत है। आज बात सियासत के सबसे बड़े महासंग्राम की। बस 6 महीने की दूरी पर उत्तर प्रदेश का चुनाव खड़ा हुआ है। ये चुनाव तय करेगा कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाकर ऐसा रिकॉर्ड बना पाएंगे जो पहले किसी मुख्यमंत्री ने नहीं बनाया, या लोकसभा चुनाव की तरह अगले विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव का प्रदर्शन उन्हें फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक लेकर चला जाएगा। चुनाव के नतीजे अपने अपने हक में लाने के लिए तैयारियों की सियासी गोटियां बिछाई जाने लगी हैं। उनमें विकास की छौंक लगाई जा रही है और अयोध्या में चढ़ावा चोरी को तेज आंच पर पकाया जा रहा है। ये सब इन दिनों संसद के मॉनसून सत्र में देखा जा रहा है और आने वाले सोमवार से शुरू हो रहे यूपी विधानसभा के सत्र में भी ये मुद्दे छाए रहेंगे। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपनी उस कामयाबी के शिखर पर सवार थी कि उसने अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया है। 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को भक्तों के लिए खोला गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये 500 साल के संघर्षों का नतीजा है। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। 500 साल के संघर्षों में हिंदुत्ववादी संगठनों और ताकतों के 35 साल के वो आंदोलन भी शामिल हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को राजनीति की धूरी बना दी। इसलिए 2024 में मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खुला तो उसके साथ ही ये ध्वनि भी निकली कि चुनाव में मंदिर ना करके भी एक मुद्दा रहेगा। और ये राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे कि मंदिर निर्माण में बीजेपी की भूमिका को देखते हुए उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी शानदार कामयाबी हासिल करेगी। लेकिन नतीजे आए तो बीजेपी को काफी बड़ा धक्का लगा। बीजेपी 33 सीटें ही जीत पाई जबकि समाजवादी पार्टी तो 37 सीटें जीत गई। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना वहीं पर बीजेपी हार गई। अवध के लोगों ने समाजवादी पार्टी के अवधेश को अपना सांसद चुन लिया। वो अवधेश भगवान राम का हवाला देकर कह रहे हैं कि प्रभु ही बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हराएंगे। अयोध्या से सरकार आई है, अयोध्या से जाएगी और 27 में इतना है कि उसकी शुरुआत माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये प्रभु का कहना है और देश प्रसाद का नहीं है। भारत जैसे धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले देश में चढ़ावा चोरी की घटना भक्तों के भरोसे पर चोट करने वाली थी। राजनीति के खेल में ऐसी चोट बहुत इस्तेमाल होती है। इसलिए बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी दोनों ने ही चढ़ावा चोरी पर अपनी सधी पारियां खेलनी शुरू कर दी। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। प्रभु राम के ऊपर जो चढ़ावा आया वो चोरी हो गई। श्रद्धा के साथ जिन लोगों ने चढ़ावा दिया ये महापाप है। ये पाप नहीं, महापाप है। ये महा अपराध किया है भारतीय जनता पार्टी ने। यह कारण नहीं है कि जिस वक्त संसद में पेपर लीक जैसे मुद्दे पर सबसे तीखी बहस हो रही है उस पर सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा है, उस समय समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की चढ़ावा चोरी का मुद्दा छेड़ दिया। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने चंदा पेटी लेकर संसद परिसर में अपना विरोध प्रदर्शन किया और उस दान पेटी पर लिखा चंदा चोर गद्दी छोड़। पेपर लीक विवाद और पैलेट गन के गूंज के बीच समाजवादी पार्टी ने चढ़ावा चोरी मुद्दे के साथ साथ राम राम का रट लगाना शुरू किया। जो दान पात्र को नहीं बचा पाए, श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए,
उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी? अगर समाजवादी पार्टी के पाप का पर्दा उठाना शुरू कर देंगे तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। याद रखना, बांटने वाले लोग वही लोग हैं जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं। 31 जुलाई को संसद परिसर में एक पुजारी के भेष में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव आए और दान पेटी रख दी। वहां दान देने वालों में राहुल गांधी भी थे और समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव भी, और तो और अयोध्या से जीतने वाले अवधेश प्रसाद भी आ गए। यानी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी समाजवादी पार्टी के लिए अहम मुद्दा है। दरअसल अखिलेश यादव को लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी खेल में पेपर लीक से वोट वाले मुद्दे गीले हो जाएंगे, लेकिन अयोध्या में चढ़ावा चोरी से चुनावी तापमान बढ़ाया जा सकता है। जिस वक्त संसद में सारा हंगामा इस बात पर हो रहा था कि पेपर लीक के लिए दोषियों को कड़ी सजा कैसे मिलेगी, उस वक्त अखिलेश यादव ने लोकसभा के अंदर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को भी उठा दिया। पेपर लीक को लेकर सरकार पर तंज कसने के बहाने ही सही। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति 1989 से ही अयोध्या और राम मंदिर से जुड़ी हुई है। 1989 में लोकसभा चुनाव में अपने प्रचार की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने फैजाबाद से ही की थी और कहा था कि वो राम राज्य लाएंगे। 1991 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक अहम किरदार बनकर उभरी, तो इसलिए कि उसने अयोध्या में राम मंदिर बनवाने को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया। इसके बाद से अयोध्या में राम मंदिर चुनाव दर चुनाव अहम मुद्दा बनता रहा। उसी राम मंदिर आंदोलन के साए में 1991 में बीजेपी यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो वहीं उत्तर प्रदेश में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। तब बीजेपी ने कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था, जो राम मंदिर आंदोलन का भी एक प्रमुख चेहरा थे। अयोध्या राम मंदिर ने बीजेपी को नई ऊंचाई दी। राज्य में उसके 4 मुख्यमंत्री बन गए। सबसे पहले कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे, जिन्होंने 2 बार राज्य की बागडोर संभाली। पहली बार वो 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक मुख्यमंत्री रहे। दूसरी बार 21 सितंबर 1997 से 12 नवंबर 1999 तक मुख्यमंत्री रहे। कल्याण सिंह के बाद बीजेपी ने राम प्रकाश गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया, जो 12 नवंबर 1999 से 28 अक्टूबर 2000 तक मुख्यमंत्री रहे। गुप्ता के बाद मुख्यमंत्री बने राजनाथ सिंह ने 28 अक्टूबर 2000 से 8 मार्च 2002 तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। उसके बाद 15 साल तक बीजेपी का राजनीतिक निर्वासन रहा। फिर 18 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और तब से वही इस पद पर बने हुए हैं। बल्कि लगातार 10 साल तक मुख्यमंत्री रहने का श्रेय किसी और नेता को गया भी नहीं। अब जिस राम मंदिर ने बीजेपी को जन जन तक पहुंचाया, वहीं राम मंदिर योगी आदित्यनाथ के लिए एक चुनावी संबल भी है। उस संबल के किले में चढ़ावा चोरी के हथियार से समाजवादी पार्टी सेंध लगाना चाहती है। आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। और चढ़ावा ही नहीं, जो गुप्त दान था वो भी चोरी हुआ है, गुप्त दान। और ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है, महापाप की श्रेणी में आता है। इस वक्त कई मुद्दे एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कई युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दे हैं जो नीट के पेपर लीक के साथ सामने आ खड़े हुए, तो कहीं लोगों की आस्था वाले चंदे की चोरी के मुद्दे हैं जो सड़क से संसद तक विपक्षी दलों के एजेंडे में अब ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का श्रेय बीजेपी लेना चाहती है,
तो वहीं रामलला के मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को बड़ा बनाकर समाजवादी पार्टी अपने लिए संभावनाओं का दरवाजा खोलना चाहती है। सपा को लगता है कि जिस राम ने बीजेपी को सियासत की रेस में सबसे आगे निकाला था, अब उन्हीं राम के मंदिर में वीएचपी से जुड़े लोगों के नाम चंदा चोरी में आने से यह मामला समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। एक तरफ पेपर लीक का बवाल है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया था। इसमें कांग्रेस से कदम मिलाकर समाजवादी पार्टी भी चल रही थी, बल्कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव तो जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए भी गई थीं। आखिर मामला उन युवाओं का था जो न सिर्फ अपने अधिकार और भविष्य को लेकर चिंतित नजर आए, बल्कि बेहद आक्रोश से भरे हुए भी। इस बात को बीजेपी भी भांप गई कि धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के चक्कर में कहीं जेनजी नाराज न हो जाएं और एक बड़ा वोट बेस उनसे दूर न हो जाए, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। लेकिन लगे हाथ अखिलेश यादव पर हमला भी बढ़ गया। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने एक ओबीसी तबके से आने वाले मंत्री की कुर्बानी मांगी थी। जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों में परीक्षा के पेपर बिकते थे और पेपर लेकर के लोग रहर के खेत में, सरसों के खेत में बैठ के बच्चे लिखते थे, नकल कराई जाती थी और नौकरियां बेची जाती थी, बोली लगती थी, जैसे नीलामी होता था ठेका पट्टा का, उस तरह की बोली लगती थी कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, इस तरह के काम किए जाते थे। उत्तर प्रदेश में वोट का रास्ता ऐसा है कि वो ओबीसी के प्रभाव से गुजरे बगैर लखनऊ तक पहुंच नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में ओबीसी करीब 42% के बीच है। इनमें से सबसे ज्यादा करीब 9% यादव हैं, वहीं कुर्मी करीब 5% हैं। वहीं मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी की संख्या 5%, लोधी करीब 4%, निषाद, मल्लाह करीब 4%, जाट 2 से 3% और राजभर, चौहान, पाल और दूसरी ओबीसी जातियां 10 से 12% हैं। अचानक से राजनीतिक फिजाओं में ये बात तैरने लगी कि धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी समाज से आते हैं और अखिलेश ने कांग्रेस से मिलकर कुर्मी समाज के एक नेता को बड़े पद से हटवा दिया। जाहिर है कि ये बात अखिलेश के उस पीडीए में सेंध लगा सकती है जिसमें वो सारे पिछड़ों की रहनुमाई का दावा करते हैं। आज हम सब मिलकर के एक समाजवादी लड़ाई और पीडीए की लड़ाई और सामाजिक न्याय की स्थापना के राज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है आने वाले समय में पीडीए सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए के लोग मिलकर के सरकार बनाएंगे। तो क्या इस सवाल से ध्यान हटाने के लिए ही अखिलेश यादव ने पेपर लीक वाले मुद्दे की तुलना में अयोध्या में चढ़ावा चोरी को ज्यादा तरजीह दी? संसद में भी जिस तरह अखिलेश चढ़ावा चोरी पर आक्रामक दिखे, उसकी झलक उन्होंने एक्स पर पोस्ट डालकर भी दिखाई। अखिलेश ने लिखा कि भाजपा और उनके संगी साथी आस्था के साथ विश्वासघात के महापाप और अपराध के दोषी हैं। उन्होंने दान पात्र से चढ़ावा चंदा चोरी की है, गुप्त दान में महाघपले किए हैं, दान की रसीद दी ही नहीं है या दान के बदले नकली रसीद छपवा कर दी है। अपने लोगों को कौड़ियों के दाम में अयोध्या की जमीनें खरीदवा कर फिर उसे 20 गुना दाम में करोड़ों में मंदिर को बेचकर ट्रस्ट के धर्म खाते को लूटा है। जमीन के सौदे के अशुभ लाभ को आपस में बांटा है। ईमानदार लोगों द्वारा आपत्ति किए जाने पर उन्हें हटाया है। हर जगह अपने भ्रष्ट लोग सेट किए हैं। चोरी की राशि की बरामदगी को दर्ज नहीं कराया है। जांच में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है, ये कहकर गुमराह किया है। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग और अन्य सबूत मिटाए हैं। जिनकी खुद की जांच चल रही है उनसे जांच करवाई है। बिना किसी की जिम्मेदारी तय किए ट्रस्ट के उच्चस्थ पदाधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई है। मंदिर का धन और बहुमूल्य धातुओं को बोरों में भरकर कहीं और पहुंचाया है। यह अक्षम्य महापाप है। इसलिए लोक धन की लूट का मुद्दा लोक संसद तक पहुंचाना और उठाना हम सबका धर्म सम्मत कर्तव्य है। जो भाजपा का साथी वो रामघाती महापापी।
इससे इतना तो साफ है कि अखिलेश यादव को ये बात समझ में आ गई कि बीजेपी को उसके ही मुद्दे से वो घेर सकते हैं, लेकिन बीजेपी भी पूछ रही है कि अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को चढ़ावा चोरी पर बोलने का अधिकार नहीं है। जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब इनके द्वारा भगवान राम और भगवान कृष्ण को काल्पनिक कहा जा रहा था, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? अतीत अक्सर वर्तमान की उंगली पकड़कर भविष्य के आंगन में पहुंच ही जाता है। 36 साल बाद भी अयोध्या में समाजवादी पार्टी का अतीत पीछा कर रहा है। कार सेवकों पर मुलायम सिंह यादव की राज में चली गोलियां बीजेपी को मौका देती हैं कि अपने हमलों से वो समाजवादी पार्टी की उम्मीदों को घायल कर सके। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चढ़ावा चोरी पर मचे घमासान के बीच बार बार ये कहना नहीं भूलते कि मंदिर के रास्ते में सबसे बड़ा पत्थर तो समाजवादी पार्टी रही है। 1989 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और लेफ्ट पार्टियों के बाहरी समर्थन से वीपी सिंह की सरकार बनी थी। 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने मंडल आयोग को लागू किया तो उसके अगले महीने ही बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा निकाली। उस यात्रा को बिहार के समस्तीपुर में लालू यादव ने रोक दिया तो बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद बीजेपी का अयोध्या में राम मंदिर निर्माण आंदोलन और तेज हो गया। देखिए, कुल मिला के मंडल और कमंडल का संघर्ष था उस वक्त, क्योंकि जात की राजनीति जो मंडल के जरिए बीपी सिंह ने शुरू की थी, उसकी काट के लिए ही ये धर्म को लाए थे और यात्रा शुरू किया था, और ताकि ये धर्म का इशू उठा के इस जात के इशू को दबाया जा सके। ये एक मूल रूप से वो था कि जब हम धर्म के को ऊपर करेंगे तभी हम जाति को किनारे कर पाएंगे और अपनी पार्टी को हम आगे बढ़ा पाएंगे। ये एक मूल उद्देश्य उस वक्त था, इसीलिए रथ यात्रा निकाली गई और उसका जो परिणाम था आज हम देख रहे हैं। वीपी सरकार से समर्थन वापसी के ठीक एक हफ्ते बाद 30 अक्टूबर 1990 को जब कार सेवकों ने विवादित ढांचे की तरफ बढ़ना शुरू किया तो मुलायम सिंह यादव ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए थे। वो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अयोध्या जाने वाली सारी सीमाएं सील कर दी गईं, ट्रेन और बसें रोक दी गईं। फिर भी देश भर से हजारों कार सेवक छुपते छुपाते अयोध्या पहुंच गए। हालात को बेकाबू होता देख पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े और आखिर में फायरिंग का आदेश आ गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उस गोलीबारी में 16 लोगों की जान चली गई, जबकि वीएचपी का दावा था कि उससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए। तो फायरिंग में मुझे जो आज कुछ याद आ रहा है कि 7 या 10 के आसपास लोग की डेथ हुई थी, ठीक है ना। घायल तो दिन भर चूंकि संघर्ष चला था, तमाम लोगों के ऊपर लाठी चली थी। एक सरयू के ऊपर से उधर लोग जा रहे थे तब लाठी चली थी, तो घायल तो बहुत लोग हुए थे, लेकिन जो डेथ का फिगर है वो मुझे लगता है 7 या 10 का था, जो थोड़ा। अब रही बात कि 2 नवंबर को भी फायरिंग हुई थी, उसमें भी लोगों की डेथ हुई थी। सरकार के दावे हमेशा कम होते हैं और जो आंदोलन कर रहे होते हैं उनकी के दावे अलग होते हैं। तो ये संघर्ष 30 साल 40 साल पहले भी था और आज भी है। उस घटना के 2 दिन बाद कोलकाता से आए 2 सगे भाई राम कोठारी और शरद कोठारी की तब मौत हो गई जब पुलिस ने फायरिंग कर दी। हालांकि तब उस गोलीबारी का श्रेय मुलायम सिंह यादव ने खुद लिया था कि उन्होंने ही ढांचे की सुरक्षा के लिए गोली चलवाई थी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी भी यही कहती है कि गोली चलाने का आदेश मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का नहीं बल्कि उनके प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा का था, जो इस वक्त राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन हैं। बजट पे आई है। एक मिनट क्या बोले, फिर बोलना दोबारा। नहीं, आप बजट क्या बोलिए? नहीं, सभापति जी बोलिए। नहीं सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना।
आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनावी वोट का गणित राम मंदिर आंदोलन के कारण धर्म वाले ध्रुवीकरण की तरफ मुड़ गया था। अगर धर्म आधार बन जाता है तो हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई में भगवान राम के नाम पर 80% हिंदू वोटों को साधने वाली राजनीति शुरू हो जाती है। 2017 से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लगातार विजय के साये में विपक्ष को भी समझ में आने लगा कि राम मंदिर के विरोध से खेल खराब हो जाता है। इसलिए विरोध राम या राम मंदिर का नहीं बल्कि बीजेपी का होना चाहिए। इसलिए अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मुद्दा आया तो विपक्ष को यह बताने का मौका मिल गया कि जिन्होंने भगवान राम के प्रति लोगों की अटूट आस्था को लूट लिया वो देश और प्रदेश को कैसे नहीं लूटेंगे। इसलिए कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या फिर ओवैसी की AIMIM सभी यही पूछ रहे हैं कि चढ़ावे और दान की चोरी हुई कैसे। आपके शासन में हमने बड़ी बड़ी चोरियां देखी हैं। चुनाव में वोटों की चोरी, राम मंदिर में चंदा की चोरी, आपके उद्योगपति मित्रों द्वारा देश की संपत्ति की चोरी, किसानों की जमीन की चोरी। सबसे बड़ी चोरी तब हुई जब देश के नौजवानों के भविष्य, उनके सपने चुराए गए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूं कि राम मंदिर में ये चोरी कैसे हुई बाबा? ये चोरी कैसे हुई? चंपक को आपने छोड़ दिया, आठ को पकड़ लिया। बताइए आप, धोखा दिया गया था आस्था आस्था कहकर। अरे असली आस्था इनकी नोट में है, पैसे में है। विपक्ष के तेवर से लगता है कि वो अयोध्या में चढ़ावा चोरी के चक्रव्यूह में बीजेपी को ही घेरना चाहती है। विपक्ष का उत्साह 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से भी बढ़ा है। उस समय जिस फैजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत अयोध्या आती है वहां से बीजेपी जीत नहीं पाई। उसी तरह जिस चित्रकूट में भगवान राम का भरत से मिलाप हुआ था और अपने वनवास का लंबा समय उन्होंने जिस चित्रकूट में बिताया था वो बांदा लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, वहां भी बीजेपी जीत नहीं पाई। महाराष्ट्र के नासिक के पास ही पंचवटी है जहां वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने कुटिया बनाकर निवास किया था। उस नासिक सीट पर बीजेपी को जीत नहीं मिली। वहीं तमिलनाडु के रामनाथपुरम सीट के अंतर्गत रामेश्वरम आता है जहां भगवान राम ने द्वादश लिंगों में से एक सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना की। वहां बीजेपी की जगह उनके सहयोगी ओ पनीरसेल्वम लड़े थे लेकिन वो भी हार गए। अब विपक्ष भगवान राम के नाम पर ही बीजेपी को घेरने का प्लान बना रहा है। उसमें सिर्फ चंदा चोरी का ही मसला नहीं है बल्कि उग्र हिंदुत्व की जगह नरम हिंदुत्व पर भी जोर दिखता है। इटावा में लायन सफारी के ठीक सामने अखिलेश यादव ने भगवान केदारेश्वर का भव्य मंदिर बनवाया है। उसके जरिए जहां भगवान शिव की आराधना और भक्ति को दिखाया गया है वहीं भगवान राम और कृष्ण के भक्तों के लिए भी भक्ति का दरवाजा खोला गया है। उत्तर प्रदेश की पूरी धार्मिक राजनीति काशी, अयोध्या और मथुरा पर घूमती है। काशी में भगवान शिव हैं, अयोध्या में भगवान राम और मथुरा में भगवान कृष्ण। वहीं अखिलेश यादव ने अपने केदारेश्वर मंदिर में तीनों प्रमुख देवताओं की आराधना की व्यवस्था करके ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो धर्म और आस्था के विरोधी नहीं है। लेकिन अतीत अक्सर पीछा नहीं छोड़ता। मुलायम सिंह यादव ने भले ही कहा था कि वो गोली नहीं चलवाना चाहते थे लेकिन ढांचे की सुरक्षा के लिए वो जरूरी हो गया था। लेकिन राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने 1992 में जो बयान दिया था उसको सुनिए। मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके, ये रिकॉर्ड है। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहें, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहें, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू वोट दे उनको, चाहे न दे। सर पर चुनाव है तो लगा आस्था और भक्ति पर भी दांव है।
एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के पाप को धोने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ सावन में कांवड़ का मेला भी है। योगी राज में कांवड़ यात्रियों को भरपूर सम्मान और सहयोग मिला है। सालों साल से हम देखते आ रहे हैं, उनकी यात्रा पर हेलीकॉप्टर से फूल तक बरसाए जाते हैं। इस बार की कांवड़ यात्रा चुनाव से पहले की आखिरी यात्रा होने वाली है, इसीलिए इस पर सरकार की पूरी नजर है कि कैसे यात्रा भी सफल हो और वोट यात्रा भी पूरी हो सके। भगवान शिव के प्रति भक्ति की शक्ति का एक माध्यम कांवड़ यात्रा भी है। सावन का ये महीना अगले विधानसभा चुनाव से पहले का आखिरी कांवड़ यात्रा लेकर आया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों के आने जाने के लिए पूरी व्यवस्था कर दी है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़िए मुजफ्फरनगर से होकर ही आगे बढ़ते हैं, इसलिए वहां कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए सारी व्यवस्था कर दी गई है। हर किसी की निगरानी के लिए 1250 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। साथ ही पुलिस कर्मियों के साथ आतंक रोधी दस्ते के जवान भी तैनात हैं। इमरजेंसी मेडिसिन के लिए 78 एम्बुलेंस और 14 बाइक एम्बुलेंस भी तैयार रखे गए हैं। ये कांवड़ यात्रा 11 अगस्त को संपन्न होगी। तब तक कांवड़ियों के जरिए ही सही नजर करोड़ों शिव भक्तों पर भी होगी। आस्था का कोई रूप नहीं होता, लेकिन राजनीति से गुजरते हुए आस्था के कई रंग रूप भी बनने लगते हैं। धार्मिक गतिविधियों को एक प्रतीक के रूप में देखा जाने लगता है। गुरुवार को सावन के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ के दर पर जाकर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बताना नहीं भूलते कि धार्मिक विश्वासों और प्रतीकों के साथ तो वो खड़े ही हैं। उस पर से इनका गेरुआ भेष इसकी मुनादी कर देता है। लेकिन अखिलेश यादव को भी समझ में आ गया है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था को आहत करने से समाजवाद चुनावी मैदान में उतरेगा नहीं, इसलिए वो भी नरम हिंदुत्व को अपनाने लगे हैं। उनके बदलते तेवर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भांप लिया है। यूं ही नहीं, वो कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब अखिलेश यादव भी कांवड़ियों पर फूल बरसाएंगे। बल्कि योगी आदित्यनाथ का तो यहां तक कहना है कि अखिलेश यादव भी भगवा पहनने की प्रतीक्षा में है। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कांवड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो क्या अखिलेश को अंदाजा हो चला है कि बिना सनातन की चौखट पर सिर झुकाए लखनऊ की कुर्सी तक पहुंचना मुश्किल है? जिस अखिलेश यादव पर कभी बीजेपी MY यानी मुस्लिम यादव की राजनीति का आरोप लगाती थी, उसी अखिलेश ने इटावा में श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर बना लिया। तो दूसरी तरफ माघ मेला में जब शंकराचार्य स्नान विवाद हुआ, तो वो खुलकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में खड़े हो गए। तब से अब तक वो 2 बार शंकराचार्य से मिल चुके हैं। खास बात यह है कि अखिलेश यादव और अविमुक्तेश्वरानंद दोनों ही एक दूसरे के पक्षधर हो चले हैं। सवाल आस्था का नहीं है, बल्कि उस आस्था के गोमुख से वोट की धारा बहाने का भी है। बीजेपी अच्छे से जानती है कि उसके लिए राम राजनीति की सबसे बड़ी और मजबूत धुरी है। लेकिन अब सिर्फ राम नहीं, राम के भक्त भी राजनीति के केंद्र में हैं। इसलिए राम के साथ संत रविदास की विरासत को भी प्रमुखता दी जा रही है। सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ ने भदोही जिले का नाम बदलकर उसे संत रविदास नगर कर दिया। और समाजवादी पार्टी ने एक पाप और किया था, सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर बने हुए जनपद का नाम भी हटा दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं, फिर से भदोही को संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा। भदोही के संत रविदास नगर बनने के पीछे की राजनीति काफी पुरानी है। 30 जून 1994 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने वाराणसी जिले को बांटकर राज्य का 65वां जिला बनाया। उस जिले का नाम रखा भदोही। लेकिन मायावती ने दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद 4 दिसंबर 1997 को भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर रख दिया।
12 नवंबर 1999 को बीजेपी के राम प्रकाश गुप्ता जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मायावती का दिया नाम तो नहीं बदला, लेकिन भदोही भी उसी में जोड़ दिया, जिससे जिले का नाम हो गया संत रविदास नगर भदोही। 6 दिसंबर 2017 को तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर जिले के नाम से संत रविदास नगर शब्द हटा दिया और जिले का नाम रह गया बस भदोही। लेकिन इस जुलाई में योगी आदित्यनाथ ने फिर से जिले का नाम संत रविदास के नाम पर कर दिया। इसलिए तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। अंग्रेजी के महान साहित्यकार शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। शेक्सपियर को भारत के चुनावी लोकतंत्र को देखने का दरअसल मौका नहीं मिला, नहीं तो अपने विचार वो बदल लिए होते। यहाँ नाम इसलिए भी बदले जाते हैं क्योंकि उस नाम के साथ एक बड़ा वोट बैंक नेताओं को नत्थी दिखता है। चुनाव साल में भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर हो गया। संत रविदास दलित चेतना के सबसे बड़े प्रतीकों में है और उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी करीब 21% है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए वाराणसी में संत रविदास की समाधि तक आना जाना इन दिनों काफी ज्यादा बढ़ गया है। संत रविदास सिर्फ यूपी ही नहीं, पूरे देश में दलित चेतना के प्रतीक हैं, जिनके ज्ञान और मानव संवेदना वाले पाठ से 15वीं सदी में पूरा देश चमत्कृत रह गया था। जिस वक्त उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उस वक्त इन दोनों राज्यों के दलित वोटों के मद्देनजर संत रविदास की 650वीं जयंती पर पूरा जोर है। बीजेपी की तरफ से 31 जुलाई से 20 फरवरी तक संत रविदास अभियान शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत वाराणसी से होगी, लेकिन ये जाएगा पंजाब तक। ठीक उसी वक्त पंजाब से लेकर यूपी तक विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी चल रही होगी। संत रविदास की जन्मस्थली की मिट्टी से भरे 131 कलश पूरे देश में भेजे जाएंगे। इनमें से 104 कलश उत्तर प्रदेश के लिए और 27 कलश और राज्यों के लिए होंगे। देश भर में संत रविदास मंदिरों में दीपोत्सव, गुरुवाणी पाठ, भजन संध्या और समरसता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जालंधर से वाराणसी तक श्री गुरु रविदास महाराज समरसता यात्रा निकाली जाएगी। अब इसके सियासी मायने भी समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में दलित वोट निर्णायक हैं। यूपी की लगभग 21% आबादी दलित है। 403 विधानसभा सीटों में 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में एनडीए ने इनमें से 63 सीटें जीती थीं। वहीं पंजाब में 32% आबादी दलित है। पंजाब की कुल 117 विधानसभा सीटों में 34 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। 2022 के चुनाव में बीजेपी इन रिजर्व सीटों में कोई सीट नहीं जीत सकी थी। पंजाब के दुआबा इलाके में करीब 12 लाख से अधिक रविदासिया समुदाय के लोग रहते हैं, जिन्हें राजनीतिक रूप से प्रभावशाली माना जाता है। ये फैसला बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक होगा या बैकफायर, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन चुनावी रणनीति के लिहाज से बीजेपी ने तैयारियों में बढ़त जरूर ले ली है, वो भी पंजाब से यूपी तक। बीजेपी साफ साफ ये संदेश देना चाहती है कि आस्था और समरसता पर भी उसका ही दावा है और राम भी उसके हैं, राम भक्त भी उसके हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विषय के ऊपर जिस प्रकार की राजनीति समाजवादी पार्टी करने का प्रयास कर रही है, वो अपने आप में बहुत निंदनीय है। और जिन्होंने जब अयोध्या राम भक्त कारसेवकों के खून से लाल हो गई थी, सैकड़ों कारसेवक मारे गए थे, यद्यपि इन्होंने ऑफिशियली सिर्फ 16 की फिगर एक्सेप्ट की थी, वो लोग थे जिन्होंने राम भक्त कारसेवकों के खून से सरयू लाल कर दी थी। उत्तर प्रदेश में एक अहम मुद्दा कानून व्यवस्था का सवाल है। इस सवाल के जवाब में योगी का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश की सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद उत्तर प्रदेश की अपराध दर राष्ट्रीय औसत से कम है। भारत की औसत अपराध दर 252.3 प्रति लाख आबादी है, जबकि इसके मुकाबले यूपी की दर 180.2 प्रति लाख आबादी है। ये कमी राष्ट्रीय औसत से लगभग 28.5% कम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि राज्य में पिछले 9 वर्षों में कोई बड़ा दंगा या कर्फ्यू की स्थिति नहीं बनी है।
यूपी में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए माफियाओं और गैंगस्टरों के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया गया। इसके तहत हजारों अपराधियों को उम्र कैद और सजा दिलाई गई। इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी सुधार के लिए राज्य के सभी 75 जिलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए। इसके अतिरिक्त आपातकालीन सेवा यूपी 112 का रिस्पांस टाइम घटाकर लगभग 6 मिनट 41 सेकंड कर दिया गया। बीट पुलिसिंग के लिए AI सक्षम यक्ष ऐप जैसी तकनीकों का भी उपयोग शुरू किया गया। इसलिए ये भी सवाल उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे अहम मुद्दा रहेगी या हिंदुत्व। महिलाओं के बारे में तो इनके जो विचार है वह अत्यंत खतरनाक है। ये बहुत ही खतरनाक है और तभी तो कहावत चल पड़ी थी प्रदेश में कि देख सपाई बिटिया घबराई। बेटियों की सुरक्षा के साथ साथ बेहतर भविष्य भी चाहिए, इसलिए समाजवादी पार्टी ने महिला वोटों पर भी नजर रख दी है। करीब साल भर पहले ही समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को 40,000 सालाना देने का दावा किया था, लेकिन महिला की सुरक्षा का सवाल ऐसा है कि अतीक अहमद के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव की पार्टी की एक महिला विधायक पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया, बल्कि इसी पाले में आ गई। योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो धुरंधर मुख्यमंत्री हैं और माफियाओं को कहीं ना कहीं उनके साम्राज्य को अंत करके दिखला दिया है कि वो वास्तव में धुरंधर मुख्यमंत्री हैं। जब वोट धर्म के नाम पर मांगे जाते हैं तो आधार बनता है विश्वास। जब वोट काम के नाम पर मांगे जाते हैं तो आधार बनता है विकास। आजकल विश्वास और विकास के संगम पर वोट की डुबकी ज्यादा लगाई जा रही है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी विकास के स्थानीय मुद्दे तो हैं, तो लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी सवाल भी। जिस जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने वाले थे, अचानक वो फैसला जब बदल गया तो उसके पीछे सियासी वजह गिनी जा रही है। जिस जेन जी के गुस्से की आंच में धर्मेंद्र प्रधान की दिल्ली में कुर्सी नहीं बची, उस जेन जी की आंच को रामपुर प्रशासन ने भी समय रहते भांप लिया। जौहर यूनिवर्सिटी का सवाल सिर्फ अतिक्रमण का ही नहीं है, जिसे बाद में रोक दिया गया, बल्कि इससे आगे समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के उस सपने को चकनाचूर करने का भी सवाल जुड़ा था। लेकिन बीच में जेनजी मूवमेंट ने बीजेपी को अपनी रणनीति पर सोचने के लिए संभव है कि मजबूर किया हो। फिर भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में ध्रुवीकरण एक बड़ा मुद्दा तो दिखता ही है। इसमें बड़ी छौंक मुरादाबाद में जाकर असदुद्दीन ओवैसी ने लगा दी है। ओवैसी ने पहले अखिलेश यादव की जमकर लानत मलानत की, ये कहा कि वो हाथ मिलाने को तैयार हैं। मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं चुनाव खत्म होने के बाद। लेकिन ओवैसी के इस हाथ मिलाने की अदा में तंज भी था। ऐसा ही तंज बिहार में वो तेजस्वी पर भी कस चुके थे कि हाथ मिलाना है तो अभी मिला लो, बाद में ये न कहना कि ओवैसी हमारा वोट काटते हैं। लेकिन बिहार में भी तेजस्वी ने हाथ नहीं मिलाया और अपने सबसे खराब चुनावी प्रदर्शन पर आकर आरजेडी खड़ा हो गया। अब सवाल है कि यूपी में अखिलेश क्या करेंगे। इतना तो तय है कि अगर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हुआ या मुस्लिम वोट बंटा तो बीजेपी उसका लाभार्थी हो सकती है। वैसे अखिलेश यादव को लगता है कि 2027 में यूपी में उनका ही झंडा लहराएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे विश्वास से लबरेज हैं कि जीत की हैट्रिक तो वो लगाएंगे ही। उत्तर प्रदेश में चुनावी धुन सुनाई पड़ने लगी है और उस धुन पर तमाम मुद्दों के गीत बजने लगे हैं। आखिर उत्तर प्रदेश के 13 करोड़ से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने का सवाल जो है, और उसके लिए सभी राजनीतिक दल ये बताने में जुटे हैं कि कैसे उनकी धुन सबसे अच्छी है। इसीलिए चाहे विकास का सवाल हो, नाम बदले का मामला हो या फिर चढ़ावा चोरी पर सियासत की बात हो, बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, सब ने अपने हिसाब से मुद्दों की व्याख्या शुरू कर दी है और ये अगले साल फरवरी मार्च तक यूं ही मार्च करता रहेगा। तो आज मेरे साथ इतना ही। अब से मुलाकात सोमवार को होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।